चलिए आज हजारों साल पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो वक्त की धूल में कहीं खो गई थी। एक ऐसी कमाल की सभ्यता जिसके शहर तो मिले लेकिन कोई राजा महाराजा नहीं मिला, जिनकी अपनी एक लिखी भी भाषा तो थी लेकिन अफसोस उसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। तो आइए इस महान रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं और हड़प्पा सभ्यता की इस हैरान कर देने वाली कहानी को समझते हैं। पता है, इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी बड़े आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं बल्कि एक भगोड़े सिपाही ने की थी। बात है 1826 की। एक अंग्रेज सिपाही था जेम्स लुइस। वो ब्रिटिश सेना से भागकर अपनी पहचान छुपाए घूम रहा था। उसने अपना नाम रखा चार्ल्स मैसन। तो ऐसे ही भटकते भटकते उसे एक जगह ईंटों के बड़े बड़े टीले दिखाई दिए। उसे लगा कि ये शायद सिकंदर के जमाने का कोई पुराना किला होगा, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस चीज को देख रहा था वो सिकंदर से भी कोई 2000 साल पुरानी थी। लेकिन देखिए, इस महान खोज के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। करीब 30 साल बाद 1856 में अंग्रेज कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। अब उन्हें पटरी के नीचे बिछाने के लिए मजबूत ईंटों की जरूरत थी और उन्हें ये हड़प्पा के टीले मुफ्त के खजाने जैसे लगे। उन्होंने बिना सोचे समझे उस हजारों साल पुरानी सभ्यता की इमारतों को तोड़ तोड़कर उनकी ईंटें रेलवे लाइन के नीचे बिछा दी। मतलब इतिहास को समझने से पहले ही उसे लगभग मिटा दिया गया था। खैर, गनीमत है कि 1920 में सर जॉन मार्शल को इसकी असली कीमत समझ आई और उन्होंने वहां कायदे से खुदाई शुरू करवाई। तो जैसे जैसे मिट्टी की परतें हटती गईं, एक ऐसी दुनिया सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। और इसी के साथ हमारे सामने खड़ा हो गया पहला बड़ा रहस्य। ये शहर इतने व्यवस्थित कैसे थे और इन पर राज कौन करता था? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली है इसका अनुशासन, इसकी यूनिफॉर्मिटी। मतलब हड़प्पा से लेकर मोहनजोदड़ो तक, जो कि 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैला था, हर शहर में ईंटों का साइज एक जैसा, वजन करने वाले बाट एक जैसे, और यहां तक कि सड़कों की चौड़ाई भी बिल्कुल एक जैसी थी। जरा सोचिए, उस जमाने में बिना फोन, बिना इंटरनेट के इतने बड़े इलाके में ऐसा कमाल का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे मुमकिन था? क्या कोई एक सेंट्रल पावर थी जो सब कुछ कंट्रोल कर रही थी? अब ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम इसकी तुलना मिस्र या मेसोपोटामिया जैसी दूसरी पुरानी सभ्यताओं से करते हैं। वहां क्या मिलता है? बड़े बड़े पिरामिड, राजाओं के आलीशान महल या फिर भव्य मंदिर। लेकिन सिंधु घाटी में यहां ऐसा कुछ नहीं मिला। यहां की सबसे बड़ी और इम्प्रेसिव बिल्डिंग थी द ग्रेट बाथ, एक तरह का पब्लिक स्विमिंग पूल। इससे क्या पता चलता है? यही कि इन लोगों के लिए शायद राजा महाराजा या भगवान से भी ज्यादा जरूरी थी पब्लिक हाइजीन, साफ सफाई और एक व्यवस्थित समाज। अगर आपको लगा कि ये शहर ही अपने आप में एक पहेली थे, तो रुकिए, कहानी में ट्विस्ट तो अब आना शुरू होगा। शहर तो मिल गए, लेकिन उनकी कहानी अभी भी अनकही है। पुरातत्वविदों को जो सुराग मिले हैं वो आज भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ये शायद दुनिया के इतिहासकारों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। हम मिस्र के पिरामिडों पर लिखी भाषा को पढ़ सकते हैं, लेकिन सिंधु घाटी की ये लिपि, ये लिखावट आज भी एक राज है। हमें 400 से ज्यादा अलग अलग तरह के चिन्ह मिले हैं जो उनकी मोहरों पर, बर्तनों पर खुदे हुए हैं, लेकिन हमारे पास इसे समझने की कोई चाबी नहीं है, कोई रोजेटा स्टोन नहीं। क्या वो पूजा के मंत्र लिख रहे थे या फिर दुकान का हिसाब किताब? कोई नहीं जानता। और यहां एक और अजीब सी पहेली सामने आती है। हजारों मोहरें मिलीं और उन पर सबसे ज्यादा जिस जानवर की तस्वीर थी वो कोई शेर, हाथी या बाघ नहीं था, बल्कि एक सींग वाला जानवर था, एक यूनिकॉर्न। तो क्या इसका मतलब ये है कि 5000 साल पहले भारत में सच में यूनिकॉर्न हुआ करते थे? शायद नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह असल में एक बैल है जिसे साइड से बनाया गया है तो उसका दूसरा सींग दिख नहीं रहा, या फिर ये उनका कोई धार्मिक प्रतीक रहा होगा। सच क्या है, ये भी एक रहस्य है। मोहनजोदड़ो से मिली ये छोटी सी, सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर की कांस्य की मूर्ति अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। देखिए, वो नग्न है, लेकिन उसके एक हाथ में ऊपर से नीचे तक सिर्फ चूड़ियां ही चूड़ियां हैं। उसका एक हाथ कमर पर है और चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास है। जैसा कि आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा था, उसके खड़े होने के अंदाज में एक अजीब सी अकड़ है, जैसे वो दुनिया और उसकी हर चीज को जानती हो। तो करीब 700 सालों तक ये सभ्यता बड़े आराम से चलती रही, भली फूली। लेकिन फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास अचानक सब कुछ बिखरने लगा। बड़े बड़े शहर खाली होने लगे। लोग कहाँ चले गए? उनके साथ आखिर हुआ क्या था? चलिए अब एक जासूस की तरह इस केस की तहकीकात करते हैं।
इस मामले में पहला और सबसे बड़ा संदिग्ध सामने आया 1944 में, जब सर मॉर्टिमर व्हीलर ने एक सनसनीखेज थियरी पेश की। उन्होंने ऋग्वेद का जिक्र किया, जहां भगवान इंद्र को पुरंदर कहा गया है, यानी किलों को तोड़ने वाला। तो व्हीलर ने बड़े नाटकीय अंदाज में ऐलान किया कि परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर इस सभ्यता की हत्या का आरोपी इंद्र है, और इसके पीछे की वजह बताई गई आर्यों का आक्रमण। दशकों तक हमें स्कूलों में यही पढ़ाया गया कि बाहर से आए आर्यों ने इन लोगों पर हमला किया और सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन जैसा हर अच्छी जासूसी कहानी में होता है, फोरेंसिक रिपोर्ट ने कहानी ही पलट दी। आधुनिक विज्ञान ने बताया कि जो कंकाल मिले हैं उन पर किसी बड़ी लड़ाई या हथियारों के कोई गहरे निशान नहीं हैं। और सबसे बड़ा सबूत मिला राखीगढ़ी में। वहां के डीएनए ने साफ कर दिया कि यहां के लोगों के जीन्स में कोई अचानक बाहर से आया बदलाव नहीं हुआ था। तो आक्रमण वाली थ्योरी खारिज हो गई। तो अगर कोई लड़ाई नहीं हुई, तो फिर इतने सारे लोग, इतने बड़े बड़े शहर आखिर गायब कैसे हो गए? इस कहानी का असली विलन कोई इंसान या कोई सेना नहीं थी। असली मुजरिम था हमारा अपना ग्रह, हमारा पर्यावरण। हुआ ये कि सिंधु घाटी की सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी के सहारे नहीं थी, बल्कि एक और विशाल नदी घग्गर हकरा के किनारे भी बसी थी, जिसे कई विद्वान पौराणिक सरस्वती नदी मानते हैं। फिर हिमालय में बड़े भूकंप आए, जिन्होंने जमीन की बनावट को बदल दिया। नदियों के रास्ते बदल गए। यमुना पूरब की ओर मुड़कर गंगा में मिल गई और सतलज पश्चिम की ओर सिंधु में। नतीजा, वो विशाल सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख गई। सोचकर देखिए, जिस नदी के किनारे आपकी पीढ़ियां बसी हों, वो आपकी आंखों के सामने गायब हो जाए। ये एक धीमी मौत थी। तो जब जीवन देने वाली नदियां ही सूख गईं, तो लोगों ने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया। वे पूरब और दक्षिण भारत की ओर छोटे छोटे गांव में बस गए। उनके शहर तो खत्म हो गए। तो क्या इसका मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह मर गई? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हाल ही में हरियाणा के राखीगढ़ी में एक 4500 साल पुरानी महिला का कंकाल मिला। उसके डीएनए से जो रिपोर्ट आई, उसने इतिहास की किताबों में जैसे भूचाल ला दिया। उस महिला के डीएनए में मध्य एशिया के स्टेपी लोगों यानी तथाकथित आर्यन जीन का एक कतरा भी नहीं था, 0%। और जानते हैं उसका डीएनए किससे मैच करता है? आज के दक्षिण और उत्तर भारतीयों से। और यही सबसे बड़ा सबूत है कि हड़प्पा के लोग कभी कहीं गायब हुए ही नहीं, वो बस एक जगह से दूसरी जगह चले गए, और आज हम उन्हीं के वंशज हैं। अगली बार जब कोई हाथ जोड़कर नमस्ते करे, या आप किसी को मांग में सिंदूर लगाते देखें, या पीपल के पेड़ की पूजा करते देखें, तो याद रखिएगा, ये रीति रिवाज हमें किसी किताब ने नहीं सिखाए। ये हमारे डीएनए में पिछले 5000 सालों से चले आ रहे हैं। उनकी कहानी में हमारे लिए, आज के दौर के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी छुपी है। वो किसी दुश्मन की तलवार से नहीं हारे, वो प्रकृति में आए बदलाव से हारे। उन्होंने सूखती नदियों और बदलते मॉनसून का सामना किया और आखिरकार अपने शहर छोड़ दिए। आज हम भी तो उसी मोड़ पर खड़े हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम का मिजाज बदल रहा है। हड़प्पा के वो खंडर आज भी हमें जैसे चीख चीख कर एक ही बात कह रहे हैं कि अगर प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बिठाया, तो हमारे आज के बड़े बड़े शहर भी एक दिन मोहनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला बन सकते हैं। सवाल यह है कि क्या हम उनकी कहानी से कुछ सीखेंगे